Hello friends, I am Meenakshi Sharma, Assistant Professor, Biani Girls B.Ed College. Today I deliver a lecture on Erikson Psychosocial Development Theory. यानी एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में आज हम बात करेंगे। एरिक्सन ने ये सिद्धांत जो दिया था 1963 में दिया था और एरिक्सन एक मानवतावादी और मनोविश्लेषणवादी विचारक माने गए हैं। इन्होंने ये बताया है कि व्यक्ति की जो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, व्यक्ति को उन 8 अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है और ये 8 अवस्थाएं जो होती हैं वो व्यक्ति की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर उसमें समाज से अनुभव करने के तरीकों में परिवर्तन होता है और वह सामाजिक अनुभवों को साथ में लेते लेते उसका विकास होता है। उसमें सबसे पहले जो अवस्था बताई गई है, इन 8 अवस्थाओं में से हम सबसे पहले प्रमुख 4 अवस्थाओं की बात करेंगे जो इस प्रकार से है। इस जो पहली अवस्था है उस अवस्था को इन्फेंसी पीरियड माना गया है, यानी शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। ये जो इन्फेंसी पीरियड है वह 0 से 1 ईयर तक मानी गई है और इस अवस्था के अंतर्गत इस अवस्था को विश्वास विपरीत अविश्वास की अवस्था माना गया है, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की अवस्था माना गया है। ये जो अवस्था है इसमें बच्चा यह सोचता है कि क्या मैं दुनिया पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि वह 0 से 1 ईयर तक बच्चा जो होता है वह उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो फैमिली होता है, यानी परिवार के वातावरण में रहकर ही बच्चा बड़ा होता है और परिवार के वातावरण में रहकर ही वह बच्चा अपनी क्रियाओं को करना सीखता है। वह माता पिता के अफेक्शन के द्वारा और प्यार से जब माता पिता उसे अफेक्शन दिखाते हैं और प्यार करते हैं तो बच्चे को माता पिता और फैमिली के अन्य व्यक्तियों पर उसको विश्वास जागृत होने लगता है और साथ ही साथ उसकी इच्छाएं यदि क्योंकि 1 साल का बच्चा थोड़ा समझने लग जाता है और वह ये जानने लग जाता है कि यह व्यक्ति हमारा अपना है, क्योंकि वह फैमिली के सभी व्यक्तियों को एक ही नज़रिए से देखता है। तो उसमें ये जो एज बताई गई है 0 से 1 ईयर की विश्वास विपरीत अविश्वास की स्टेज है। इसमें बच्चा ये सोचता है कि क्या मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। यदि वह उसका अफेक्शन यदि उसे सबसे बराबर प्यार मिलता है और सबसे अफेक्शन मिलता है तो बच्चा उन पर विश्वास करने लगता है और थोड़ी सी भी यदि बच्चे को डांटते हैं या बच्चे को थोड़ा सा डरा देते हैं तो वह उन पर अविश्वास करने लग जाता है, फैमिली के व्यक्तियों पर अविश्वास करने लग जाता है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है और बच्चा जहाँ प्यार मिलता है वहीं उन व्यक्तियों पर विश्वास करने लगता है। सेकंड जो है अवस्था मानी गई है वह हमारी मानी गई है, एरिक्सन ने जो बताया है सेकंड अवस्था प्री चाइल्डहुड एज, यानी 1 to 3 ईयर्स 1 to 3 ईयर्स बताया है उन्होंने। इसमें ये बताया गया है कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, यानी स्वाधीनता और स्वायत्तता की अवस्था इसे बताया गया है। स्वाधीनता और स्वायत्तता की अवस्था के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें शर्म और संदेश की जो फीलिंग्स होती है वो बच्चे में डेवलप होने लगती हैं, क्योंकि जो ये अवस्था होती है इसमें बच्चा अपना माता पिता का नियंत्रण नहीं चाहता बल्कि माता पिता से वह मार्गदर्शन और उचित निर्देश प्राप्त करने की इच्छा रखता है, क्योंकि बच्चा यह जो अवस्था होती है इसमें बच्चा स्वयं चलने लगता है, अपनी चीज़ों को पकड़ने लगता है, स्वयं अपने कार्य धीरे धीरे करने लगता है। वह सोचता है कि इस काम को मैं आसानी से कर लूँगा, तो वो चीज़ों को उठाने लगता है, चीज़ों को पकड़ने लगता है और साथ के साथ ही वह चीज़ों को पसंद और नापसंद भी करने लगता है, क्योंकि इस अवस्था को स्वाधीनता की अवस्था माना गया है, स्वायत्तता की अवस्था माना गया है। इस क्रिया में यदि बच्चा स्वयं से अपने आप से स्वाधीनता यानी अपने आप से वह सारी चीज़ें क्रिया करने लगता है तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि ये कार्य मैं आसानी से अपने आप से ये कर सकता हूँ। यदि बच्चा किसी कार्य को गलत तरीके से या फिर कुछ ऐसा काम करता है तो उस पर हम पेरेंट्स या फैमिली के अन्य व्यक्ति हंसने लग जाते हैं या उसको टोकने लग जाते हैं तो बच्चा वहाँ पे शर्म और संदेह की भावना उसमें उत्पन्न होने लगती है और वह सोचता है कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा क्या है, क्योंकि ये एज जो है वो प्री चाइल्डहुड एज बताई गई है। इसमें ये बच्चा जो इन्फेंसी पीरियड से धीरे धीरे निकल रहा होता है और चाइल्डहुड एज की तरफ बढ़ रहा होता है, तो इसमें बच्चे में ये समझ विकसित होने लगती है कि यदि मेरे ऊपर कोई हंस रहा है, यदि मैं कोई काम ऐसा कर रहा हूँ मेरे पे कोई हंस रहा है या मुझे बार बार कोई टोक रहा है तो उसमें संदेह उत्पन्न होने लगता है कि जैसे पेरेंट्स जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं, जैसे पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं कि तुम ये काम मत करो, ये करो, ये नहीं करना चाहिए तुम्हें, तुम ये काम कर ही नहीं सकते हो। ये सारी चीज़ें जो छोटे बच्चे पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि ये वाली जो एज है वो सीखने की आइडियल पीरियड माना गया है। इस एज को यदि हम बार बार बच्चे को टोकते हैं तो बच्चे में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है, क्या मैं ये काम
क्या मैं यह काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये बच्चे में एक संदेह उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट जो एज मानी गई है, वो स्टेज जो बताई है एरिक्सन ने, वो बताइए थर्ड जो स्टेज है वह गेम स्टेज यानी खेल की अवस्था इसे माना गया है। और साथ ही साथ उन्होंने इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की अवस्था माना गया है, यानी पहल विपरीत अपराध की अवस्था माना गया है। और ये जो एज ग्रुप है वो 3 to 6 ईयर्स माना गया है। ये जो एज है इसमें बच्चा जो है वह स्कूल में जाने लगता है और स्कूल में जो एक्टिविटी करता है बच्चा, यानी बच्चे को जो भी ज्ञान प्राप्त होता है स्कूल एक्टिविटीज़ में, वो खेल में बच्चा इस अवस्था में सीखता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग वाली स्टेज बच्चे की होती है। लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वह खेल के द्वारा ही बच्चा इसमें सीखता है। और साथ ही साथ में यदि उस बच्चे को खेल स्टेज में लर्निंग बाय डूइंग वाली अवस्था में बच्चे को यदि हम ये पहल करता है, बार बार बच्चे को हम अप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चा अपने आप से उन चीज़ों को करने लगता है। जैसे मान लीजिए एक टीचर किसी काम को कर रही है क्लास में, तो बच्चा ये सोचता है कि मेरी टीचर ये काम कर रही है, छोटा बच्चा है, एज है 3 to 6 ईयर, तो बच्चा अपने आप से इनिशिएट लेकर अपनी मैम को पेंसिल पेन ये पकड़ाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ यदि कोई काम कर रहे होते हैं तो बच्चों की कॉपीज़ ला के बच्चा इसमें पकड़ाता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर भाग के वो उस काम को करने की कोशिश करता है। और मैडम के प्रति वह एक विश्वास की भावना इसमें जागृत होती है बच्चे के। और साथ यदि हम बच्चे को बार बार यदि वो इनिशिएट ले रहा है किसी काम को करने के लिए और बार बार हम उस बच्चे को शर्म फील करवाते हैं या उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते या उसकी एक्टिविटीज़ को इग्नोर करते हैं, तो वह अपना अटेंशन चाहने के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है जिसमें उसकी अपराध की भावना विकसित होने लगती है और उसका जो विकास है वह अवरुद्ध होने लगता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी खत्म होकर वह नेगेटिविटी की ओर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट जो स्टेज बताई है वो जो फोर्थ स्टेज बताई गई है वो स्कूल स्टेज बताई गई है। साथ में इसका जो ईयर है वो 6 to 12 ईयर्स बताया गया है। और साथ ही साथ इसको वर्क वर्सेस इन्फीरियोरिटी की अवस्था कहा गया है। वर्क वर्सेस इन्फीरियोरिटी की अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि परिश्रम विपरीत हीनता की अवस्था, ये जो अवस्था होती है इसमें बच्चा जो क्योंकि चाइल्डहुड एज में होता है, पोस्ट चाइल्डहुड एज वाली एज होती है ये 6 to 12 ईयर्स, यानी चाइल्डहुड से निकलकर वह एडोलसेंट एज तक जाने वाला होता है। तो इस वाली अवस्था में बच्चा अपने स्कूल फ्रेंड्स का ज़्यादा इस पर इफेक्ट होता है, वह अपने सहयोगियों सहपाठियों के साथ ज़्यादा रहता है और वह उनके साथ क्रियाएं करना ज़्यादा पसंद करता है। साथ ही साथ वो माता पिता का नियंत्रण पसंद नहीं करता, क्योंकि उस पर ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो उसके सीनियर्स जो होते हैं स्कूल में उनका ज़्यादा इफेक्ट रहता है। और वह क्योंकि वो सीनियर्स को क्या अपना आइडियल मानने लग जाता है, अपने साथियों के साथ मिलकर ज़्यादा काम करने लगता है और परिश्रम की जो प्रवृत्ति है बच्चे में विकसित होने लगती है। परिश्रम की प्रवृत्ति के साथ साथ यदि उसको सफलताएं मिलती जाती हैं, जो वह कार्य करता है उस कार्य का मोटिवेशन उसे मिलता जाता है, रीइंफोर्समेंट मिलता जाता है, तो वह और कार्य करने के लिए मोटिवेट होता है और वह जो सफलताएँ होती हैं वह उसको और अधिक परिश्रमी बनाती हैं। साथ ही साथ यदि उसको डिमोटिवेट किया जाता है या उसको रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ज़्यादा दिया जाता है, तो बच्चे में धीरे धीरे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है और बच्चा ये सोचता है कि वह कार्य मैं ये जो हमें काम दिया गया है वह काम मैं नहीं कर सकता और वह धीरे धीरे इन्फीरियोरिटी में चला जाता है और बच्चे का विकास अवरुद्ध होने लगता है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की जो अगली अवस्था है वो 5वीं स्टेज जो है वो किशोरावस्था मानी गई है, यानी एडोलसेंट एज मानी गई है। इस एज के अंतर्गत बच्चा जो है वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न की अवस्था को बताया गया है, क्योंकि ये एज जो है वह इसमें 12 से 20 वर्ष तक की आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है और इसको अभिज्ञान बनाम भूमिका और या संशय और दुविधा की अवस्था के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये जो अवस्था है ये एडोलसेंट एज वाली अवस्था है, इसमें बच्चा जो है अपने आप को स्वयं को ज़्यादा महत्व देता है और अपने आप को ज़्यादा महत्व देने के कारण वह अपने आप से ज़्यादा प्रेम करता है और अपने आप को एक समाज का महत्वपूर्ण घटक मानने लगता है और वह सोचता है कि समाज में मेरा भी कोई एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए वह बच्चे में एक ईगो का विकास होता है, यानी अहम की भावना का विकास होता है और वह उस अहम की भावना का विकास के कारण ही वह अपने आप की नई पहचान बनाने के लिए बहुत सारी नई क्रियाएं करता है और ये जो क्रियाएं जो होती हैं वह उसको नई पहचान दिलाती हैं। यदि ये क्रियाएं जब बच्चा कर रहा होता है उस समय
समय यदि उसे उचित मार्गदर्शन मिलता है तो उसमें नए सदाचार के गुणों का विकास होता है। और यदि उसे उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो उसका जो विकास होता है वह अवरुद्ध हो जाता है और उसकी जो क्रियाएं जो होती हैं वह उस पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, और वह उन नकारात्मक प्रभावों के कारण बच्चा धीरे धीरे उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ, क्या मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ या जो मुझे जो व्यवसाय चुनना है वह सही है या गलत है। उस बच्चे में संशय की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब उसे उचित मार्गदर्शन मिलता है तो वह इन सभी संशयों का समाधान कर लेता है, और वह सही समाधान करने पर उसमें एक मनोसामाजिक गुण का विकास होता है, और वह मनोसामाजिक गुण उसमें कर्तव्य परायणता की भावना को विकसित करता है, और जो ये कर्तव्य परायणता की भावना ही उसे आगे बढ़ने में सहायक होती है। नेक्स्ट जो स्टेज बताई है एरिक्सन ने, वह 6 जो स्टेज है वह यंग एडल्ट एज है। इसको तरुण वयस्कता की अवस्था माना गया है। तरुण वयस्कता की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 20 से 30 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है, यानी 20 से 30 ईयर तक की एज वाले इसमें शामिल किए गए हैं। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन वाली इस अवस्था को माना गया है। घनिष्ठता विपरीत अकेलापन के नाम से इसे जाना जाता है। घनिष्ठता विपरीत अवस्था की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि 20 से 30 साल की जो अवस्था होती है इसमें जो व्यक्ति है वह दूसरों से घनिष्ठता का भाव विकसित होने लगता है, उसमें दूसरों से घनिष्ठता की फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं और समाज में एक नई पहचान बनाने में सहायक होने लगता है। उसे लगता है कि मैं अपने आप को इस तरह से, उसका जो जॉब सिलेक्शन जो होता है या जो भी उसमें बिजनेस उसको करना होता है उसमें एक नई पहचान बनाने का एक जुनून होता है। यदि वह समाज में अपनी एक नई पहचान बनाता है तो वह दूसरे व्यक्तियों के साथ सही रिलेशन बनाने में सहायक होता है, यानी स्वस्थ प्रतियोगिता के माध्यम से वह अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होता है। और ये घनिष्ठता का अभाव उसमें अलगाव की भावना पैदा करता है, आइसोलेशन की भावना पैदा कर देता है। यदि कुछ व्यक्ति, जिस प्रकार से कई व्यक्ति दूसरों के साथ जल्दी से घुल मिल नहीं सकते और दूसरों के सहयोग के अभाव के कारण उसमें अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, और वह अलगाव की भावना और घनिष्ठता बनाम अलगाव की भावना में एक संघर्ष उत्पन्न होता है, और यह संघर्ष बच्चे में नकारात्मक प्रभाव डालता है। यदि वह नकारात्मक प्रभाव डालता है तो बच्चे का विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और यदि वह संघर्ष उत्पन्न होता है और उसमें अलगाव की भावनाओं से वह निकलकर घनिष्ठता की भावना की ओर जाता है तो उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, और यह सकारात्मक दृष्टिकोण उसमें एक मनोसामाजिक गुण का विकास करता है। और इस एज में जो मनोसामाजिक गुण होता है वह प्यार की भावना होती है, यानी लव वाली फीलिंग्स उसमें डेवलप होने लगती हैं। दूसरों के प्रति वह सहयोग की भावना दिखाने लगता है और दूसरों में अपने आप को दूसरों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और एडजस्टमेंट की भावना इस बच्चे में, व्यक्ति में यहाँ पर विकसित होने लगती है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो 7th वाली जो स्टेज मानी गई है वो मिडिल एडल्टहुड एज मानी गई है, यानी स्टेजेस में मध्य वयस्कता की अवस्था माना गया है। और यह जो अवस्था है 30 वर्ष से 60 वर्ष तक की उम्र तक चलती है। इस अवस्था को जनरेटिव वर्सेस स्टेबिलिटी वाली अवस्था माना गया है, यानी यह अवस्था जो है व्यक्ति में एक स्टेबिलिटी विकसित करती है। ये स्टेबिलिटी इसलिए विकसित करने की अवस्था माना गया है क्योंकि ये जो अवस्था है 30 से 60 वर्ष की अवस्था होती है, और इसमें व्यक्ति का एक नया टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, यानी एक व्यक्ति माता पिता के रूप में अपनी संतान की देखभाल करता है, और माता पिता के रूप में वह अपनी संतान की देखभाल करने के साथ साथ उसमें अपने नए आदर्शों और मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश करता है, यानी उसके जो संस्कार उसे मिले हुए हैं वह उन संस्कारों के माध्यम से अपनी नई पीढ़ी में उसको स्थानांतरित करता है। और यह स्थानांतरण नई पीढ़ी यदि उसे स्वीकार कर लेती है, यह मूल्य और संस्कार यदि नई पीढ़ी स्वीकार कर लेती है तो वह ये सोचता है कि मैंने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही प्रकार से किया है, और ये जो सही प्रकार से जो उत्तरदायित्वों का निर्वहन होता है वह उसमें एक नई उत्पादकता का संचार करती है, यानी मेरा जो जीवन है वह सफल रहा और मैंने अपने आदर्शों, मूल्यों, अपने संस्कारों को अपनी नई आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित किया, तो उसमें एक स्टेबिलिटी दिखती है और उत्पादकता गुण विकसित होने लगता है। यदि वह
इन सब कार्यों को करने में असमर्थ होता है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और वह ठहराव वाली स्थिति में पहुंच जाता है और वह सोचने लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है और मैंने यह अपने जो मूल्य जो विचार थे वह दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं कर पाया। नेक्स्ट जो स्टेज बताई है एरिक्सन ने वो 8th स्टेज है, यानी 8वीं अवस्था है, उसको मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं या मैच्योरेशन वाली स्टेज कहते हैं। यह जो अवस्था होती है 65 साल से ऊपर यानी 65 प्लस ईयर में होती है। इसे इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपियर अवस्था कहते हैं, यानी सन्निष्ठता विपरीत आशाहीनता की अवस्था कहते हैं, क्योंकि यह जो एज होती है वह जीवन का सभी इन अपनी जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करते करते आगे आकर वो एक तरह से उम्र का आखिरी पड़ाव के नाम से जाना जाता है इसे। और अपने जीवन में किए गए जितने भी कार्य होते हैं उनका ब्यौरा व्यक्ति यहाँ पर करने लगता है और वो सोचने लगता है, वह अपने उन कार्यों को याद करने लगता है और उन कार्यों को याद करते करते वह सोचता है कि जो मेरा जीवन रहा पिछले इतने सालों में, यानी इन्फेंसी पीरियड से लेकर मेरा मैच्योरिटी पीरियड यानी 65 प्लस तक जब मेरा जो जीवन रहा है, क्या उस जीवन में मैं संतुष्ट रहा हूँ, क्या अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर पाया हूँ। यदि मैंने उन उत्तरदायित्वों को पूरा करता है और जीवन में संतुष्ट रहता है तो वह खुश रहता है और अपनी जीवन को और अधिक आसानी से जीने की, सकारात्मक तरीके से जीने की कोशिश करता है। और यदि उन्हीं कार्यों को सोचकर वह असंतुष्ट होता है, दुखी होता है, तनाव में होता है, तो उसमें आशाहीनता की अवस्था आ जाती है या आशाहीनता की भावना उसमें ग्रहण कर लेती है। वह सोचता है कि क्या मेरा जीवन इसीलिए बना था या फिर मैं अपने जीवन में किसी भी किसी भी कार्य में सफल नहीं रहा, तो उसमें एक आशाहीनता की अवस्था आ जाती है और वो हताश हो जाता है। Thank you for watching this video. Please like, comment, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.